आज की इस कक्षा में समझने का प्रयास किया जाए कि विश्व समुदाय हो या भारतीय समुदाय हो, इतिहास का लेखन हो, राजनीति विज्ञान के सिद्धांत हो या अवधारणाएं हो, समाज का लेखन हो या समाज शास्त्र की अवधारणाएं हो, इन सब विचारधाराओं को लिखने में या समझने के लिए हमारे पास सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा दक्षिण पंथ की है और एक वाम पंथ की है। इस कक्षा के माध्यम से समझने का प्रयास किया जाए कि दक्षिण पंथ या वाम पंथ का आरंभ कब हुआ और इन विचारधाराओं का निहित अर्थ क्या है। एक विचारधारा जो समान रूप से कहा जाता है और है वह है दक्षिण पंथ की क्या राइटिस्ट की, और एक विचारधारा है वामपंथ या लेफ्टिस्ट की। समानता विश्व समुदाय लेखन इन दो विचारधाराओं में बटा हुआ है। इतिहास का लेखन भी इन दो विचारधाराओं में बटा हुआ है। एक ऑर्थोडॉक्सियन है और एक लिबरल है। ये दो बंटवारा कब हुआ? हम सब समानता ये जानते हैं कि यूरोप में, फ्रांस में 1789 में एक क्रांति हुई। क्रांति का कारण था एक ऐसी सत्ता जो मोनार्क थी। सत्ता का जो प्रकृति थी वो थी मोनार्क या राजतंत्रात्मक व्यवस्था, और इस मोनार्क में फ्रांस का राजा था लुई XIV। लुई XIV की जो प्रकृति थी वो समर्थक था, वो डिवाइन थ्योरी का समर्थक था। दैवी सिद्धांत के अंतर्गत वो अपने आप को स्वीकृत करता था, और मोर और लेस पूरे यूरोप में यही विचारधारा थी। चाहे वो हम फिल्मर को देखें या ग्रेगरीज को देखें या लुईस को देखें, या जर्मनी में हम कॉसर्स को देखें। एक ऐसा समय था जब राज्य की अथॉरिटी, मोनार्की मानता था कि जो राज्य है वो ईश्वर की कृति है और ईश्वर ने ही राज्य बनाया है, और इस राज्य में राजा की नियुक्ति ईश्वर द्वारा किया गया है। स्टेट is the will of God, and also the king appointed by the will of God, not the common people, not the choice of common people. लोगों की समान इच्छा नहीं है, लोगों की पसंद का राजा नहीं है, बल्कि वो राजा ईश्वर की पसंद का है। उस विशेष व्यक्ति में कुछ विशेष गुण हैं, और उन विशेष गुणों के आधार पर ही राजा ने उनको, ईश्वर ने उनको राजा के रूप में नियुक्त कर रखा है। और ये कल्पना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये राजे बड़े निरंकुश और बड़े आताई थे। बड़ा मशहूर राजनीति विज्ञान में लुई का कथन है कि आई एम द स्टेट एंड आई एम द किंग। मैं ही राज्य हूं और मैं ही राजा हूं।
सो इसकी निरंकुशता को इन वाक्यों में समझा जा सकता है कि राज और उससे परे कुछ भी नहीं है, जहां समान व्यक्तियों के अधिकारों की, हितों की, कर्तव्यों की कोई मान्यता नहीं है। राजा ने जो आदेश दे दिया वही कानून है और प्रत्येक व्यक्ति को उस कानून को मानने के लिए प्रत्येक राज्य का व्यक्ति मजबूर है या बाध्य है। एक ऐसी सत्ता जो निरंकुश थी, ब्रूटल थी, नास्ती थी, जहां कानून नहीं था, राजा का ही आदेश कानून था। कोई लॉ मेकिंग अथॉरिटी नहीं थी, कोई लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट नहीं था लाइक सच पार्लियामेंट और एनी अदर इंस्टीट्यूशंस। ऐसी व्यवस्था में फ्रांस या पूरा यूरोप, लगभग इंग्लैंड हो गया या जर्मनी या हॉलैंड या अदर्स कंट्रीज जो यूरोपियन थी, और अगर हम भारत के अंदर देखें तो भारतीय धर्मशास्त्र भी इसका समर्थन करता है। कौटिल्य के सप्त सप्तांग सिद्धांत में इस विचारधारा को नहीं माना गया है, लेकिन मनुस्मृति में, धर्मशास्त्रों में इसी राज्य के दैवी सिद्धांत को स्वीकृति प्रदान है कि राज्य ईश्वर की मर्जी है, उसकी इच्छा है, उसी की कृपा है और राजा ईश्वर की इच्छा से के अनुसार ही राज्य का राजा है और सब शक्तियां उसी राजा में निहित है। इस निरंकुशता के खिलाफ फ्रांस में लोग, जो समान लोग थे, वो इकट्ठा हुए। राजमहल में 2-4-5 बैठकें होती रही। तो जो लोग इस निरंकुश सत्ता के विरोध में थे, जो ब्रुटलिटी के खिलाफ, जो लाइफ ऑफ नास्टी के खिलाफ थे, जो उदारवाद चाह रहे थे, जो राज से ये मान रहे थे कि राज लिबरल हो, एक ऑर्थोडॉक्सियन या एक अताई राज्य ना हो, एक कठोर राज ना हो, एक रूढ़िवादी राज्य ना हो। उन लोगों ने इस सत्ता के खिलाफ क्रांति कर दी, जिसे फ्रांस की क्रांति कहा जाता है। इसका समय था 1789 का। तो ऐसे लोग जो इस निरंकुशता के खिलाफ थे, वे सारे लोग वामपंथी कहलाए। अगर मैं यूं कहूं कि जो राइटिस्ट थे, वो जो सत्ता के समर्थक थे, जैसे सत्ता से लाभ प्राप्त हो रहा था, जो चापलूस थे राजा के और राज्य के, वे दक्षिणपंथी कहलाए। और जो उदारवादी थे, जो सत्ता में परिवर्तन करना चाह रहे थे, जो निरंकुशता के खिलाफ थे, वे लोग लेफ्ट की तरफ आ गए। तो बैठक में जो लोग लेफ्ट में बैठे, वे लोग वामपंथी कहलाए, और जो राइट में बैठे, वे लोग दक्षिणपंथी या राइटिस्ट कहलाए। पर ये विचारधारा इतनी महत्वपूर्ण हो गई आगे चलते चलते कि विषयों का लेखन और विश्व समुदाय और विशेषकर भारतीय समुदाय भी इन दो विचारों में बट गया, दक्षिण पंथ में और वाम पंथ में। हम भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं या देखते हैं, या विश्व इतिहास के लेखन को देखते हैं, या किसी विशेष राज्य या देश के इतिहास को देखते हैं, तो लेखन का आधार भी दक्षिण पंथ और वामपंथ के आधार पर हुआ है। अब ये विचारधाराओं में पनपा क्या? तो जाहिर सी बात है कि दक्षिण पंथ वो है जिससे उसे सत्ता से कमोबेश लाभ प्राप्त हो रहा था। तो जो लाभ प्राप्त होने वाला वर्ग था, वो या तो कुलीन वर्ग था, या सामंत वर्ग था, या वो एक ऐसा वर्ग था जो धनी वर्ग था। तो सत्ता के नजदीक रहकर कुछ न कुछ लाभ को अर्जित कर रहा था,
तो जब सत्ता या राजा से किसी को लाभ निरंतर प्राप्त हो रहा हो तो बहुत ऑब्वियस है कि वो सत्ता के खिलाफ क्यों जाएगा या उस पूरे सिस्टम के अगेंस्ट क्यों जाएगा, क्योंकि वो निरंतर उसके लाभ में है। तो लाभ प्राप्त करने वाला वर्ग जो सत्ता से नजदीक था या राजा के नजदीक था, तो एक प्रकार का ये एक ऐसा वर्ग था जो समान रूप से राजा का चापलूस वर्ग था। जो लाभ प्राप्त कर रहा था तो ये राज्य के राजा के समर्थन में आ गया, और जब बैठक हुई तो वो दक्षिण में राइट में बैठा, और जो उदारवादी था, जो इस निरंकुशता के खिलाफ था, जो बदलाव चाह रहा था, इसका आधार था कि लेखन में यह साक्ष्य मांग रहा था, लेखन में ये एविडेंस मांग रहा था। अगर पूर्व में कोई घटनाक्रम हुआ है तो उन घटनाओं के आधार पर विषयों का लेखन चाह रहा था। यह विचारधारा अपने आप में उदारवादी व्यवस्था थी, और ये जो बंटवारा हुआ है वामपंथ और दक्षिण पंथ का, एक इंग्लैंड का राजनीति विज्ञान में बहुत अच्छा और बहुत बड़ा राजनीतिक चिंतक है जो उदारवाद का पिता भी है, जॉन लॉक। उसने मानव के अधिकारों की व्याख्याएं की, प्राकृतिक अधिकारों की व्याख्याएं की, मानव जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को उसने प्राकृतिक अधिकार स्वीकार किया, और ये माना कि ये सारे अधिकार मनुष्य जन्म से प्राप्त हो जाता है, ये किसी संस्था द्वारा, किसी राजा द्वारा या किसी राज द्वारा प्रदान किया हुआ अधिकार नहीं है। इन अधिकारों से प्रेरणा लेकर जनता ने क्रांति की, और वो निरंकुश राजा के खिलाफ लेफ्ट में बैठा। तो विचारधारा बटी अवश्य जरूर, लेकिन इस विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा विश्व के लेखन में, विशेषकर इतिहास लेखन में, राजनीति विज्ञान की अवधारणा या राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों में, या राजनीति विज्ञान के वादों में, या समाज शास्त्र के अंदर समाज की व्याख्या करने में। ये बंटवारा इतना सरल था, लेकिन इसका प्रभाव वैश्विक सामाजिक राजनीतिक इतिहास लेखन पर बहुत पड़ गया, एक कट्टरता की और एक उदारवाद की। समान रूप से बहुत सी परीक्षाओं में इस अवधारणाओं को पूछा जाता है, खास करके जो बड़ी परीक्षाएं हैं उसमें। अब ऐसे भी व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति को जानना चाहिए कि वामपंथ और दक्षिण पंथ में क्या अवधारणा है और इसकी मान्यताएं किस प्रकार से है। ऐसी कक्षाओं के लिए एजुकेशन जोन को ज्वाइन करिए।